दोस्तों नमस्कार। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सके, डिस्ट्रॉय किया जा सके। क्या इजराइल इस काम में सफल हुआ? आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसको हम देखेंगे आंकड़ों के हिसाब से, जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं उसके हिसाब से, और जो वास्तव में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की साइट्स हैं उनको भी हम फोटोग्राफ्स के रूप में देखेंगे। करीब 20 फोटोग्राफ्स और डेटा को मैं आपके सामने लेके आया हूं और उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और फिर आप तय करिएगा कि क्या वास्तव में जो इजराइल चाह रहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्या वो हो पाएगा? आज हम चर्चा इसी बात को लेकर करने वाले हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो लोग अंतरराष्ट्रीय इस न्यूज से संबंधित हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ शेयर करिएगा। इस वीडियो को सर्कुलेट करने के साथ साथ इस चैनल को सपोर्ट करिए और हमें सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, ये है इंपॉर्टेंट ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और डिफेंस साइट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो इनके जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये येलो जो स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ये वहां के न्यूक्लियर साइट्स हैं, और बाकी जो इनकी इंपॉर्टेंट मिलिट्री साइट्स हैं जिसको अगर आप देखें ये ईरान की तरफ से रिलीज किया हुआ नक्शा है। और डिटेल में अगर जाएं तो ईरान का खुद का ये कहना है कि उनकी जो मिनरल्स हैं, माइनिंग एरिया है वो यहाँ पे है, एनरिचमेंट प्लांट इस एरिया में है, मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, और बाकी अलग अलग जगह पे पूरे देश में इन्होंने अपने रिसर्च सेंटर्स को फैलाया हुआ है। और ऑब्वियसली एक जगह रख के कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। और जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसको अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें जो मेन जहां पे अटैक हुआ है वो है तेहरान के पास, फिर फुरदौ के पास, नटांज के पास, अर्क। और ये जो साइट्स हैं ये बेसिकली क्या है? ये तो है एनरिचमेंट प्लांट, और ये जो है रिसर्च साइट्स हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो येलो केक साइट्स है ये यहाँ पे है, जिसको आप कह सकते हैं कि यूरेनियम को कंप्रेस करके स्टोर करके बाकी चीजें भी रखी जा सकती है। तो एक जगह सब नहीं है, ये स्प्रेड आउट है। अब इजराइल ने क्या किया होगा जब उनको पता है कि यहाँ पे साइट्स हैं? तो इजराइल ने क्या किया होगा? इजराइल ने जो अटैक किया, जो ये कहा जा रहा है कि 200 हवाई जहाज आए और अटैक करके गए, ये सारी साइट्स ईरान के नॉर्थ में हैं अगर आप देखें। और दूसरा, ये प्लेन डायरेक्ट ज्यादा डिटेल अंदर नहीं जा पाए। कारण उसका सही था कि अगर आप यहां देखें तो कहीं ना कहीं पे भी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होंगी, बाकी चीजें होंगी, तो खतरा था। दूसरा रास्ता ये था कि सऊदी अरेबिया और पर्शियन गल्फ से जाएं, तो सऊदी अरेबिया और बाकी जो देश हैं वो नहीं चाहेंगे कि ईरान के साथ बैठे बैठाए कोई पंगा ले लें, तो उन्होंने इसको अवॉइड किया। तो अल्टीमेटली रास्ता ये था कि इजराइल से सीरिया होते हुए और नॉर्थ साइड से एंटर किया जाए ताकि डिटेक्शन ना हो और जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। और जो इजराइल ने कहा है वो ये कहा है कि हमने जो साइट्स अटैक करी हैं ये वही साइट्स हैं जो मैंने आपको पिछले मैप में दिखाया, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब आपको तस्वीरों में क्या दिखाया जा रहा है इस पे जरा सी हम चर्चा कर लेते हैं। आपको ये दिखाया जा रहा है कि पहले साइट ऐसी थी और अटैक के बाद ऐसी हो गई। इन इमेजेस को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको दूसरा साइड दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या वास्तव में ये डैमेज था या ये माइनर डैमेज था। इसी तरह की एक और साइट की फोटोज आई हैं कि ये पहले था और ये बाद का है। ये आपकी अटैक की बाद की फोटोग्राफ्स हैं। इसी तरह से कुछ और साइट्स हैं जिनकी फोटोग्राफ्स हैं, और साइट्स हैं जहां पे डैमेजेस दिखाए गए हैं। अब इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में एक बिल्डिंग अटैक हुई है, बाकी इंटैक्ट रही है। इसकी हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, कभी भी आप स्ट्रेटेजिक एरिया में काम करते हैं, अगर आप कैंटोनमेंट में भी जाएंगे तो आप जिसको कहते हैं ना ऑल एग्स इन वन बास्केट, ऐसा नहीं होता है। ईरान ने कई फैसिलिटीज एक ही जगह पे क्रिएट की होंगी। अब मान लीजिए मिसाइल अटैक या बॉम्ब अटैक यहां हुआ, इसको तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये बाकी जो 15-20 बिल्डिंगें हैं ये सब इंटैक्ट रही, एक खराब हुई। अब इसमें ऐसा क्या था जो इसी को टारगेट किया गया? क्या यहां वास्तव में यूरेनियम रखा हुआ था या प्रोसेसिंग प्लांट्स यहां पे था? ये आपको समझना होगा और इसके लिए मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप ईरान की न्यूक्लियर साइट्स देखें तो वो ज्यादातर पहाड़ों के आसपास है।
ये हमें समझना होगा। ये एक न्यूक्लियर साइट है। दूसरा अगर आप देखें तो ये भी एक न्यूक्लियर साइट है। देखिए यहां पे उस तरह की बिल्डिंगें हैं जैसा आपको दिखाया गया कि जिन पे अटैक हुआ, और ये फिर अल्टीमेटली ये बिल्डिंगें जाती हैं केव्स में। ये रास्ते बने हुए हैं, ये अलग अलग जगह से केव्स में एंटर होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है ये टेक्निकली लॉजिस्टिक्स एरिया होगा, जहां पे साइंटिस्ट आते होंगे, स्टाफ आता होगा, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन होता होगा, सिक्योरिटी होगी, ऑफिसेज होंगे। जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज होंगी ये वहां होंगी, और बाकी जो काम हो रहा है वो पहाड़ों के अंदर सुरंगों में हो रहा है। इसी तरह से एक और आप साइड देखिए कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग एरिया है, और उसके बाद यहां से टनल एंट्रेंस है, और इस पहाड़ के अंदर जाकर रिसर्च फैसिलिटी है। अब ऐसा ईरान ने क्यों किया, इसको हम और डिटेल में समझेंगे। मैं आपको एक साइट और दिखाता हूं। ये देखिए उसी रास्ते में ये व्हीकल्स आ जा रहे हैं। अब ये केव्स के रास्ते हैं। अब ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। ये वही सैटेलाइट इमेज कंपनी है जिसने पहलगाम में आतंकवादियों को फोटोग्राफ्स दिए थे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे टनल्स बना के अंदर रिसर्च फैसिलिटीज बनाई हैं, और कुछ एक जो रिएक्टर्स हैं वो बाहर है, और ये न्यूक्लियर पावर एनर्जी के रिएक्टर हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको हमें समझना चाहिए। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि ये ईरान ने ज्यादातर जो फैसिलिटीज है ये पहाड़ों के बीच में क्यों बनाई, और जैसे ये पुरानी फैसिलिटी में आपको दिखा रहा था कंक्रीट वाली, इसमें इस तरह के रिसर्च की मॉडल्स क्यों नहीं बनाए, इसको समझने के लिए हमें बेसिक फिजिक्स को समझना होगा। अगर हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट कंक्रीट की, और जो पहाड़ों के अंदर ग्रेनाइट होता है, पत्थर होता है, हार्ड रॉक होता है वो, या लाइमस्टोन के होते हैं या सैंडस्टोन सॉफ्ट रॉक, अगर हम इनकी बात करें, जो पहाड़ इन तीन तरह से बने होते हैं, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे जो आ रहा है 20 से 50 मेगा पास्कल की जो है स्ट्रेंथ है ये कंक्रीट के अंदर, विच इज ऑलमोस्ट एट पार विद सैंडस्टोन या सॉफ्ट रॉक। तो जिसको हम कंक्रीट बोलते हैं नेचर के कंपैरिजन में वो टेक्निकली सॉफ्ट रॉक है। हार्ड रॉक की जब बात आती है तो देखिए 100 से 250, और अगर मीडियम रॉक की भी हम बात करते हैं तो 300 से 100। अब ये आंकड़ा आपको समझना जरूरी होगा। इसी तरह से टेंसाइल स्ट्रेंथ मेगा पैस्कल 2 से 5, 7 से 25, 3 से 10 और 1 से 6, अगेन कंक्रीट और सॉफ्ट स्टोन बराबर है। फिर फ्रैक्चर रेजिस्टेंस, जब बॉम्ब पड़ता है तो जो कंक्रीट होती है वो झेल लेती है, लेकिन जो ग्रेनाइट है, पहाड़ है, वो बहुत हाई रेजिस्टेंस है, और लाइमस्टोन भी मॉडरेट है। मतलब लाइमस्टोन रॉक और जो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ अगर बॉम्बिंग होती है तो ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन जब आप हार्ड रॉक की बात करते हो, जैसे हमने यहाँ पे सुविधाएं देखी हैं, ये हार्ड रॉक्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये है कि ये सब के सब सिक्योर एरिया में बने हुए थे। अब ये सिक्योर एरिया में क्यों बनाए गए, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एक एनालिसिस किया है कि दुनिया में जो बंकर बस्टर बम है, सबसे ताकतवर बम कौन से हैं जिससे आप डिटेल में नीचे तक पेनिट्रेट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बम आता है अगर हम ध्यान से देखें तो वो आता है 30,000 पाउंड का। ये 60 मीटर तक रीइंफोर्स कंक्रीट में जा सकता है, मतलब जमीन के अंदर 200 फीट नीचे जाके असर कर सकता है। ये अमेरिका के पास है, ये इजराइल के पास नहीं है। और इसको ड्रॉप करने के लिए आप इसका वजन देखिए, इसका वजन करीब 12 से 15 टन है। इसको उठाने और ड्रॉप करने के लिए आपको चाहिए B-2 बॉम्बर्स और B-21 रेडर्स। ये है सिर्फ यूएस के पास और किसी के पास नहीं। इसका मतलब ये है कि इसका तो इस्तेमाल किया नहीं, क्योंकि B-2 बॉम्बर्स अगर इस्तेमाल किया होता तो निश्चित रूप से पता लग जाता कि हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इजराइल ने क्या किया, बाकी जो बॉम्ब थे, इजराइल के पास F-15 है, इजराइल के पास F-16 है, इजराइल के पास बाकी बॉम्बर्स हैं। अब वो जो बॉम्ब ले जा सकते हैं वो क्या ले जा सकते हैं, वो गाइडेड बॉम्ब ले जा सकते हैं, लेजर गाइडेड,
जो 6 मीटर कंक्रीट के अंदर डैमेज कर सकते हैं, मतलब 30 मीटर अर्थ में। अब 6 मीटर का मतलब क्या हुआ? 6 मीटर का मतलब ये हुआ कि अगर आपने उसको पहाड़ पे मारा तो कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ बिल्डिंगें ही उससे तोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो 2000 पाउंड का बॉम्ब है वो करीब 2 मीटर तक नुकसान करता है, जो 4500 का है वो करीब 4 मीटर तक नुकसान करता है, और बाकी जो बॉम्ब है वो रशिया और चाइना के पास है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो सुखोई 24 और J-10 और J-16 के बॉम्ब है वो रशिया इजराइल के पास नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी बॉम्ब इजराइल के पास है वो मैक्सिमम 6 मीटर तक कर सकते हैं और 30 मीटर अर्थ का डैमेज कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो जो साइट्स हमको दिखाई जा रही हैं वो इस तरह की साइट्स हैं, रेगिस्तान के अंदर पहाड़ों के बीच में अलग अलग लोकेशन पे इन्होंने अलग अलग साइट्स बना रखी हैं। अगर आपने बॉम्ब गिराया भी तो जो चीज यहां डैमेज करेगी वो यहीं तक रुक जाएगी। आप जिस तरह का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं यहां से जो शॉक वेव्स हैं वो भी काफी हद तक अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाएंगी और बाकी जो बिल्डिंग हैं उनका नुकसान नहीं होगा। ये प्लानिंग ऑलरेडी ईरान ने कर रखी है, उनको पता है कि हमारे ऊपर हथियार गिराएंगे अमेरिका या इजराइल कभी ना कभी। अब एक हम प्रोजेक्ट का साइट देखते हैं। ये है एरिया जिस पे अटैक हुए। अब यहां पे आपको क्या लगता है कि हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट जो सेंट्रीफ्यूजेस है एनरिचमेंट के लिए, क्या ये रखे होंगे? मैं इस बात को नहीं मानता। यहां पे एक्चुअली क्या हुआ होगा, यहां पे होंगे पावर जनरेटर्स, यहां पे होंगे ऑफिसेज, यहां पे होंगे आपकी डक्टिंग्स, जो यहां माउंटेन एरिया में जो सर्विस देती हैं, अंडरग्राउंड डक्टिंग होगी, पावर सप्लाई होगी, एसी चलाने के लिए होंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होंगे, रेस्ट रूम्स होंगे, मेडिकल फैसिलिटीज होंगी। जो एलाइड सर्विसेज या यूटिलिटीज हैं उनको बाहर रखा गया होगा, क्योंकि उनके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, एग्जॉस्ट की जगह चाहिए, काफी कुछ तो यहां होगा। इसके साथ ही अंदर भी काफी कुछ होगा, जो आपके जनरेटर्स हैं, काफी कुछ ऐसे भी होंगे जो कंसील्ड एरिया में भी होंगे। तो मेन सप्लाई अंदर होगी, इमरजेंसी सप्लाई और स्टोरेज एरियाज बाहर होंगे, और कुछ रिडंडेंसी मतलब स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो बाहर रखे होंगे। अब जो इजराइल ने अटैक किया वो कहां किया? पहाड़ों की तो कोई इमेज नहीं आ रही। जो इमेज आ रही है वो इन बिल्डिंगों को तोड़ने की इमेज आ रही है। ऐसी स्थिति में क्या ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ध्वस्त हुआ? ये सोचने की बात है। और एक नहीं, आप बाकी भी अगर साइट्स देखते हैं वहां पे भी यही है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग एरिया। और जैसा मैंने आपको कहा कि पहाड़ों के बीच में, अब ये पहाड़ की हाइट कितनी होगी, यहाँ पे कौन सा बम काम करेगा? जितने बम दुनिया के हैं जो सबसे पावरफुल बम है उसका मैंने आपको एनालिसिस बताया कि मैक्सिमम जो इजराइल के पास बम होगा वो 6 मीटर तक नीचे जा सकता है। लेकिन इस पहाड़ की हाइट क्या है? अगर आप देखें ट्रक की हाइट और कंपेयर कर लीजिए पहाड़ों के बीच में, ट्रक भी कम से कम 3 से 4 मीटर ऊंचा तो होगा। अब जब टनल है, इसके अंदर व्हीकल जा रहे हैं, तो ये पहाड़ की हाइट कितनी होगी? इसका मतलब ये है कि जो मेन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं, जो मेन रिसर्च फैसिलिटीज हैं, जो पहाड़ों के अंदर हैं, उनका नुकसान नहीं हुआ होगा। ज्यादातर जो नुकसान हुआ होगा जो बाहर विजिबल फैसिलिटीज हैं, हो सकता है इसके अंदर कोई स्टोरेज एरिया हो, लाइब्रेरी हो, आपका साइंटिस्टों के बैठने की जगह हो, विजिटर्स की कोई जगह हो, लेकिन जो मेन काम हो रहा है वो तो अंदर हो रहा है। इसीलिए ये कहना कि जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है इससे काफी नुकसान हुआ होगा ईरान को, जो स्थितियां हैं, मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या इस अटैक से ईरान का बहुत नुकसान हुआ होगा, या बाहर जो एयर कंडीशनिंग फैसिलिटीज होंगी, एयर हैंडलिंग फैसिलिटीज होंगी, जनरेटर सेट्स होंगे, फ्यूल स्टोरेज होगा, डॉक्यूमेंटेशन एरिया होगा, ऑफिस कॉम्प्लेक्स होगा, या थोड़ा बहुत जो भी स्पेयर्स वगैरह पड़े होंगे, उनका नुकसान हुआ होगा? क्योंकि ये चीज तो, ये खतरा तो ईरान को पहले दिन से है कि ये मुझे जीने नहीं देंगे। वो पहले दिन से क्या ऐसी गलती करेगा कि सारी चीजें ओपन एरिया में रखे और कोई भी आके डिस्ट्रॉय कर जाए? क्या ये लॉजिकल लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आपने जो डैमेज किया है ईरान का, अगर यहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी सुविधाएं थी, उसको डैमेज करके आपने हो सकता है थोड़े दिन के लिए
डिले कर दिया हो, लेकिन क्या रुक जाएगा? ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये बताइए कि क्या इस तरह की आज की दुनिया में ओपन थ्रेट देकर या इस तरह के अटैक कर कर हम क्या किसी का रिसर्च प्रोग्राम रोक पाएंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों लाना चाहता है, इसकी मैं चर्चा एक अलग वीडियो में करूंगा कि वो क्यों इसके पीछे पड़ा है, और दूसरी तरफ इजराइल क्यों ईरान के पीछे पड़ा है। ये दोनों मैं आपको अगले प्रेजेंटेशन और डिटेल एनालिसिस में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरा पर्पज यहाँ पे यही था कि क्या जो अटैक हुआ है इससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्या उसको मेजर सेटबैक लगेगा या थोड़ा सा डिले होगा। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होती है एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।